पढ़िए, बहुत बढ़िया किताब। मैं इसीलिए आई थी कि बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी तो कब मिलेगी। ये पूरा कम्युनिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, कम्युनिस्ट के ऊपर। ये नहीं पढ़ेगी लेकिन हम तो पूरा पढ़ डालेंगे। नहीं, इनको भी पढ़ने की बहुत विश्व साहित्य पर गहरी पकड़ रखने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर इंद्रदेव तिवारी ने अमेरिकन साहित्य, कैनेडियन साहित्य, आदिवासी साहित्य, साहित्य और संस्कृति तथा संगीत आदि के अंतर संबंधों पर शोध किया है और कराए भी हैं। हिंदी और अंग्रेजी में 1 दर्जन किताबें लिखी हैं। शबरी और सर्वहारा उपन्यास मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसके लिए लगातार उपन्यास चर्चा में है। इनसे खास बातचीत हुई, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजीव डे। आज मेरे साथ इंद्रदेव जी हैं। इंद्रदेव जी का परिचय, इन्होंने कई सारे इसके पहले किताब लिख चुके हैं। छत्तीसगढ़ में रह के इन्होंने काफी सारा काम किया है। आइए मैं उन्हीं से पूछता हूं उनके बारे में और छत्तीसगढ़ में क्या देखा, क्या है उनके एक्सपीरियंस के बारे में। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने जो ये किताब जो लिखा है, ठीक है, इस किताब के बारे में और थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश का है, अयोध्या से हूँ मैं, लेकिन मेरा ज़्यादातर वक्त छत्तीसगढ़ में बीता है। और जैसा आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कई चीज़ों के लिए मशहूर है। उसे धान का कटोरा कहा जाता है। सांस्कृतिक रूप से भी वो काफ़ी धनी है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि कुछ गलत चीज़ों के लिए भी छत्तीसगढ़ प्रकाश में आया, मसलन नक्सलवाद को लेकर के प्रकाश जी में। जी जी जी। तो ये जो किताब आपके हाथ में है, ये कैंपस नॉवेल है। इसमें मैंने ये दिखाया है, और ये सब हमारे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। सामाजिक रूप से भी वहाँ मैं काफ़ी लोगों से मिलता जुलता था और एक लंबा वक्त मैंने गुजारा। तो इसमें जितने पात्र हैं वो सब हमारे जाने पहचाने पात्र हैं, कोई अनजाना पात्र नहीं है। आपको याद होगा 1991 के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य बड़ी तेजी से बदलता है। जी जी। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में एक घटना और होती है कि वही वो कालखंड है जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। जी जी, उसी दौरान यूएसएसआर का बिखराव होता है जी। और उस बिखराव का सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो पूरी दुनिया में उनके द्वारा चलाई गई संस्थाओं के ऊपर पड़ता है। क्योंकि एक मुहिम वो चलाते थे कि भाई हमको मार्क्सवाद को फैलाना है, समाजवाद को लाना है, और इसलिए हिंदुस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में भी बहुत सारा प्रयास चल रहा था उनका, बहुत सारी संस्थाएं चल रही थी। हिंदुस्तान में ख़ास तौर से जो ये कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो काफ़ी फंड वहाँ से पाती थी। संस्थाओं में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं थी जिनको फंड मिलता था। लेकिन ये सब होने के बाद जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो ये संस्थाएं भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रख पाती, झरमरा जाती हैं अपने सिद्धांतों से। जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो समझौता करते हैं। तो जो हमारा अनुभव इसमें है, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के लिए भी काफ़ी बदनाम हुआ और ये रेड कॉरिडोर में आता है जी। तो वहाँ के बुद्धिजीवी कैसे काम करते थे, हमारे साथी लोग कैसे काम करते थे, जिनका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम जो विंग्स हैं उसमें नक्सलवाद भी आता है, ये सारे लोगों से मिला जुला उसमें सब रहता है। लेकिन इसमें किसी खास कैंपस का हमने नाम नहीं दिया है। उसका कारण यह है कि एक मॉडल है जो पूरे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में उसी तरह की ऑपरेटर्स वो इस्तेमाल करते थे, उसी तरह का कार्यशैली इस्तेमाल करते थे। और इस पुस्तक में ये दिखाया गया है कि कैसे उस विचारधारा के नाम पर कैंपसेस में, विद्यार्थियों में और शिक्षकों में गुट बन जाते थे, कैसे राजनीति होती थी, और कैसे स्टूडेंट्स को, खास तौर से विद्यार्थियों को, कैसे कम्युनिज्म के नाम पर, समाजवाद के नाम पर वर्गलाया जाता है। मज़ेदार बात यह है कि जिस समाजवाद के नाम पर वो ढेर सारा इतना विप्लव और उपद्रव करते थे, उनको ये सब सर्वहारा के नाम पर करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी अंत में सर्वहारा ही होता है। तो ये सर्वहारा मतलब गरीब तबके के जी जी जी।
तो यूएसएसआर के विघटन के बाद जो भगदड़ मचती जी। है उसका कैंपस में, यूनिवर्सिटी में और विश्वविद्यालयों में क्या प्रभाव पड़ता है, और वहाँ के जो इनसे प्रभावित बुद्धिजीवी हैं कैसे काम करते हैं, कैसे उसमें इंडस्ट्री का जुड़ाव हो जाता है, कैसे विद्यार्थियों की राजनीति होती है, और ये सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने तो इसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बहुत ही लोकप्रिय भी हुआ है। आप कोई एक घटना ऐसा बताइए जहाँ से आपको इस बारे में आपको रुचि बढ़ा और उस पर आपको प्रभावित किया, मतलब आपको। देखिए, ये कोई एक घटना का सवाल नहीं है। एक तो पहले जिस संस्था में मैं काम करता था और वहाँ पर जैसी तमाम संस्थाएं, वहाँ पर बुद्धिजीवी होने का मतलब था कि आप मार्क्सवादी विचारधारा के पोषक हैं, आप उन जैसी बातचीत करें, और अगर आप उन जैसी बातचीत नहीं कर पाते हैं तो आप को प्रोग्रेसिव नहीं माना जाएगा, आपको रिग्रेसिव माना जाएगा। तो ये मैं खुद इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। मेरे ऊपर तो मुकदमे भी चले कि भाई राम मंदिर आंदोलन में मैंने भाग लिया, शिला पूजन में भाग लिया, तो कुछ तो हमारी रुचि थी। जी जी। लेकिन चूंकि मैं अयोध्या का था इसलिए वो और उनको ये लग जाता था। तो कई कारण ऐसे हैं, एक कोई घटना ऐसी नहीं है कि जो ट्रिगर की हो और मैं कोई इतना बड़ा वैचारिक स्तर का उपन्यास लिख सकूं। तमाम घटनाएं हैं और ये जो प्रभाव पड़ता है कोई एक घटना का प्रभाव नहीं रहता है। आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप किन नैरेटिव्स के साथ जिंदा रहे हैं और कैसे आपको रहना है उनके साथ। लेकिन व्यक्तिगत तौर से मुझे बहुत कष्ट हुआ इन लोगों के साथ काम करने में, और मेरा जो सबसे बड़ा मतलब डिस्क्वालिफिकेशन थी वो ये थी कि मैं इनकी विचारधारा को नहीं मानता था। तो बहुत दिक्कतें आई होंगी आपको? बहुत दिक्कतें आई, मेरे ऊपर मुकदमे चले और तरह तरह की बातें हुई। लेकिन अब एक लंबा अरसा गुजर गया है, जो हुआ वो सब ठीक हुआ, क्योंकि वो सब नहीं होता तो शबरी और सर्वहारा नहीं बन पाता। वर्तमान समय में जब आप थे उसके पहले का भी बात बहुत कुछ आपको पता होगा, ठीक है? आपने जिस चीज को फेस किया आपके समय और आज के समय में आपको क्या लगता है, क्या अंतर है? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो ये आया है कि आप अपनी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं, आप खुल करके बोल सकते हैं। वरना दो तीन चीजें ऐसी थी कि जो काफी आपको बदनाम कर सकती थी। जी जी। कौन सी चीजें? कि अगर आप भारत के सोशल सिस्टम में वैल्यूज की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, तो आप बहुत खराब हैं, ये डिसक्रेडिटेबल चीज हो जाती थी आपके लिए। आप अगर राम की बात करते हैं, ठीक है, आप कृष्ण की बात करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं। हमारे एक प्रोफेसर मित्र का इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने भक्ति काल की कवियों पर काम किया था, और जो प्रोफेसर्स थे जो आए थे सिलेक्शन करने के लिए, वो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जुड़े हुए थे, वहाँ की विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो बहुत अच्छा काम करने के बाद भी उनको प्रमोशन इसलिए नहीं दिया कि आपने भक्ति काल पर क्यों पीएचडी कर डाली। मतलब उनके जो से उनके बिल्कुल वाला हो गया। मतलब आप अगर हमारी विचारधारा के नहीं हैं तो आप मूर्ख हैं, आप हमारे किसी काम के नहीं। तो वो स्थितियां तो आजकल नहीं है ना। और एक जो बड़ा आंदोलन चला जी 1990 के बाद, वो चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन हो अथवा और भी जो सांस्कृतिक आंदोलन चले हैं राम जन्मभूमि के नाम पर, जी, ठीक है, उससे एक सांस्कृतिक चेतना तो आई है लोगों में ना, और लोग अपनी संस्कृति के बारे में बातचीत करने लगे हैं और खुल करके बोलते हैं। तो उस समय जैसे चोटियां रखना, जी, टीका लगाना, ठीक है, धागा पहने रहना हाथ में, जी, सत्यनारायण का धागा पहनना, कलेवा जिसको आप कहते हैं, जी, जी, ये सब पहन करके किसी मीटिंग में आप नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर आप इसके साथ गए तो ऐसा लगता था, वैसे देखते थे कि जैसे ये क्या, ये कहाँ से आ गया है आतंकवादी, ये तो बहुत खतरनाक है। ये विश्वविद्यालय में चलता था, ये सब जगह जिस विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि में लिखा गया है वहां तो चलता है, तो पूरे हिंदुस्तान में चलता है। तो ये एक नैरेटिव की बात है। हमने इसमें जो
नरेटिव्स हैं, कम्युनिस्ट के जो नरेटिव्स हैं, जिनको लेकर के सामाजिक न्याय की बात की जाती है, जिनको लेकर के अन्याय के विरुद्ध लड़ाई की बात की जाती है, वो सारे नरेटिव्स को इसमें तोड़ा गया है। जैसे इसका एक पात्र है, उसको ये बताया जाता है कि तुम यहाँ के बलिया के कहाँ के रहने वाले हो तुम, और वहाँ पर ठाकुरों ने तुम्हारे पिताजी की हत्या कर दी और बहुत अन्याय हुआ, और इसके बाद तुम यहाँ आ गए हो, अनाथालय से लाए गए हो। वाकई में अनाथालय से ही था वो, लेकिन उसको नहीं मालूम था ना, उसको झूठा नरेटिव्स बना करके और सब किया गया। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है तो ये पता चलता है कि वो तो सब बेकार की चीजें थी। वो एक बहुत बड़े नेता का लड़का था और काफी पृष्ठभूमि है इसकी, फिर उसका मोहभंग होता है उन चीजों से। तो नरेटिव बिल्डिंग कैसे की जाती है, विश्वविद्यालयों में कैसे नरेटिव्स बनाते हैं, ठीक है, और कैसे अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो विचारधारा को एक शस्त्र के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सब उस पर ये एक तरह से क्रिटिक है, एक टिप्पणी है ये हमारा उपन्यास। ये जो नए जनरेशन है जिनको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है, ठीक है, उनको लगता है आपकी इस पुस्तक से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, इससे सीखने को मिलेगा। और एक कालखंड विशेष जो है ना, उसमें कैसे ये लोग काम करते थे, कैसे संस्थाओं को दूषित किया जाता था, कैसे बच्चों को अपनी चीजों के लिए मोटिवेट किया जाता था, ये सारी चीजें इसमें अच्छे से दिखाई गई हैं। हमारी कोशिश ये रही है कि मैं निष्पक्ष रूप से चीजों को रख सकूं, जो है उसको उसी तरह से दिखाऊं। आपने जिस परिस्थिति में काम किया है, आज भी वहाँ पे लोग काम कर रहे होंगे? आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां बदल चुकी हैं। देखिए, ये किताब जो है हमने समर्पित की है जो आंतरिक सुरक्षा में वीरगति पाते हैं हमारे जवान, उनको मैंने ये किताब समर्पित किया है। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि वो जो काम वो कर रहे हैं जी, ठीक है ना, और जिस तरह का बलिदान वो दे रहे हैं वो अद्भुत है अपने आप में। और जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, मैं तो मेरा वो टहला हुआ इलाका है, बस्तर, कोंडागांव, ये सब जिनका आप अक्सर जिक्र सुनते रहते हैं, वहाँ की सामाजिक संरचना क्या है, आदिवासियों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसमें हमारी अलग से भी एक किताब है, आदिवासियों की प्रॉब्लम्स, वहाँ की समस्याओं पर अलग से किताब है। हमने कई नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार भी इसमें कर रहे हैं, वो तो अलग एक चैप्टर हो जाता है। लेकिन वो सारी चीज़ें चूँकि मेरे दिमाग में थी, एक व्यापक परिदृश्य मेरे जहन में था, इसलिए ये इतना मैं इसको लिख पाया। और मैं समझता हूँ कि असली जो इसके पढ़ने वाले हैं वही बता पाएंगे कि इसमें क्या है और क्या कहना चाहता हूँ। जो कहना चाहता हूँ वो कह पाया, नहीं कह पाया। मतलब आपका कहना है कि जो परिस्थिति पहले था अब नहीं है। मतलब ये बदलते भारत का एक स्वरूप के रूप में मान सकते हैं। एक ये, और दूसरा जो खास करके 2014-15 के बाद जो परिदृश्य बदला है आंतरिक सुरक्षा को लेकर, वो अद्भुत है। मतलब अभी तो एक डेडलाइन जैसे दी है आदरणीय गृह मंत्री जी ने, कि वे एक डेडलाइन दे दी है कि अब यहाँ तक ये रेड कॉरिडोर की समस्या खत्म हो जाएगी 26 मार्च और नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। प्रयास पहले भी होते थे, लोगों ने प्रयास किए, लेकिन इतना कंसोलिडेटेड, इतना सघन प्रयास आज तक नहीं हो पाया और इसके अच्छे परिणाम आना शुरू हुए। ये तो एक एरिया हो गया ना, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और मैं क्या, एक साधारण आदमी से भी पूछेंगे तो उसको ये लगता है कि आज का भारत पहले से ज्यादा सुरक्षित है। मतलब इस समय वर्तमान में, और छत्तीसगढ़ भी उसी हिसाब से आज से ज्यादा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत सारी चीजें जानने को मिला। और पहले के छत्तीसगढ़, यूं कह सकते हैं पहले के भारत और अब के भारत में बहुत अंतर आ गया है। अब ये एक नई भारत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। नया भारत अग्रसर क्या, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, और पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, हवाई जहाज जब उड़ता है ना
तो जब वो टेक ऑफ करता है तो एक ऊंचाई के जाने के बाद वो फिर ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता। जब चाहेंगे तभी नीचे आएगा। अब हिंदुस्तान में भारतवर्ष के जो हवाई जहाज आगे बढ़ा है ना, उसको नीचे लाने की कोई सोच नहीं सकता है। विकास की भी लत लगती है जी। हिंदुस्तान में, लोगों को विकास की लत लग गई है। अब वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे, वो आगे ही जाएंगे उस चीज को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे बहुत सारी जानकारी मिला। हमारे नए पीढ़ी को भी इस किताब के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।